देवरिया नाम का एक गांव था। इस गांव में गंगाराम नाम का एक अमीर जमींदार रहता था। गंगाराम की पत्नी का देहांत बहुत पहले हो चुका था। उसकी एक ही संतान थी, बेटा जिसका नाम अनिरुद्ध था। गंगाराम अपने बेटे को बहुत चाहता था और उसे किसी भी तकलीफ से दूर रखना चाहता था। आज अनिरुद्ध का 21वां जन्मदिन था। गंगाराम ने बड़ी धूमधाम से जश्न रखा था। मेरे बेटे अनिरुद्ध को जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं कहते हुए गंगाराम ने उसे एक सुंदर सा चांदी का तलवार नुमा लॉकेट उपहार में दिया। गंगाराम मुस्कुराते हुए बोला, बेटा अनिरुद्ध, यह तेरे लिए। यह सिर्फ आभूषण नहीं है, मेरे आशीर्वाद का प्रतीक है। अनिरुद्ध चौंकते हुए बोला, पिताजी, ये तो अनमोल लग रहा है। कहीं ये बहुत महंगा तो नहीं? अरे मूर्ख, तू मेरी जान है। दौलत मेरे लिए मिट्टी है, तू मेरे लिए सब कुछ है। भीड़ तालियों से गूंज उठी, लेकिन एक कोने में बैठे कैलाश, गंगाराम का छोटा भाई, और उसकी पत्नी सुषमा के चेहरे पर मुस्कान की जगह जलन थी। सुषमा धीरे से फुसफुसाते हुए बोली, देखा, ये बूढ़ा सारा खजाना अपने बेटे पर लुटा देगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। कैलाश दांत भींचते हुए बोला, सही कहा। अगर ये लड़का रास्ते से हट जाए तो दौलत हमारी होगी। कुछ दिनों बाद गंगाराम काम से बाहर गया। आधी रात हवेली का दरवाजा खटखटाया गया। सुषमा नाटकीय आवाज में बोली, बेटा अनिरुद्ध, बड़ी अनहोनी हो गई। तेरे पिताजी पर शहर में हमला हुआ है। वो अंतिम सांसें गिन रहे हैं। उनकी आखिरी इच्छा है कि तू उन्हें देखे। अनिरुद्ध घबरा कर बोला, क्या? नहीं, ये असंभव है। चलिए चाची, मुझे तुरंत ले चलो। वह तुरंत उनके साथ निकल गया। रास्ते में सुनसान खेत, चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा। अनिरुद्ध बोला, चाची, ये रास्ता तो शहर की ओर नहीं जाता। अचानक पीछे से कैलाश की आवाज गूंजी, बिल्कुल सही पहचाना। ये रास्ता तेरे मौत के ठिकाने की ओर जाता है। कैलाश ने गला दबाया और दोनों ने मिलकर निर्दयता से अनिरुद्ध की हत्या कर दी। उसका लॉकेट सुषमा ने निकाल लिया। सुषमा हंसते हुए बोली, अब ये दौलत हमारी होगी। लेकिन जैसे ही अनिरुद्ध की सांसें थमी, उसकी आत्मा उसी लॉकेट में कैद हो गई। अगली सुबह खेत में लाश मिली। गांव में मातम छा गया। गंगाराम लौट कर आया और अपने बेटे के शव से लिपट कर चिल्लाने लगा। गंगाराम रोते हुए बोला, हे भगवान, मेरा सब कुछ लूट लिया तूने। मेरा बेटा, मेरा सहारा सब लूट लिया। कैलाश और सुषमा गांव वालों के सामने आंसू बहाते रहे ताकि शक न हो। कुछ दिन बाद सुषमा ने लॉकेट अपनी बहन कविता को रखवा दिया। रात को कविता अपने कमरे में सो रही थी। अचानक दरवाजे पर तलवार की खींचने की आवाज आई। कविता घबराते हुए बोली, कौन है? ये कैसी आवाज है? वह बाहर आई। अंधेरे में सफेद कपड़ों में लिपटा एक भूत खड़ा था। गले में वही लॉकेट चमक रहा था। भूत गहरी गूंजती आवाज में बोला, कविता, ये लॉकेट मेरा है। मुझसे छीनकर मेरी हत्या में साथ दिया तूने। अब मौत का स्वाद चख। भूत ने उस पर झपट्टा मारा और कविता की चीख गांव भर में गूंज उठी। उसका पति रमेश दौड़ा आया। तेरी पत्नी बेगुनाह नहीं थी। वो मेरे चाचा चाची के षड्यंत्र में शामिल थी। अब अगला नंबर उनका है। रमेश ने डर के मारे कैलाश को फोन किया। भाई साहब, अनर्थ हो गया। कविता मर गई। यहाँ भूत घूम रहा है, जल्दी आइए। कैलाश और सुषमा दौड़े आए। घर में दाखिल हुए तो दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक चारों ओर अंधेरा, फिर धीमी धीमी खंखारती हंसी गूंजने लगी। चाचा, चाची, याद है बचपन में आपकी गोद में हंसा करता था। आज उसी हाथ से तुमने मेरा गला दबाया। लाइट झिलमिलाकर जली और सामने अनिरुद्ध का भूत खड़ा था। आंखें अंगारों की तरह लाल, गले में वही लॉकेट चमक रहा था। कैलाश घबरा कर बोला, बेटा, हमें माफ कर दे। हमने लालच में गलती की। हम गांव छोड़ देंगे।
भीख मांगकर जी लेंगे। भूत क्रोधित स्वर में बोला। मौत तो आसान सज्जा है, तुम दोनों को आसान मौत नहीं दूंगा। चाची, तुझे सेठानी बनना था ना, अब तेरी हालत ऐसी करूंगा कि तू फटे कपड़ों में भीख मांगेगी। और चाचा, तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तू अपनी ही परछाई देखकर कांप उठेगा। भूत ने हाथ उठाया और दोनों की आंखों से जैसे होश उड़ गया। वे पागल होकर चिल्लाने लगे और घर से भागते हुए सड़कों पर भटकने लगे। सुबह गंगाराम अपने आंगन में आया। दरवाजे पर वही लॉकेट रखा था। लॉकेट देखकर गंगाराम की आंखों में आंसू आ गया। ये तो वही लॉकेट है जो मैंने अनिरुद्ध को दिया था। ये यहां कैसे आया? क्या तू मुझे देखने आया था बेटा? आंखें छलक पड़ी। शायद अनिरुद्ध अपनी आत्मा का फर्ज पूरा करके हमेशा के लिए मुक्त हो गया था।